आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आगरा से। सीडीओ की परीक्षा में नकल कराने वालों का भंडाफोड़ हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके ये लोग नकल करा रहे थे। कॉलर में लगी थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और होटल से कोच प्रश्नों का उत्तर बता रहे थे। आर्मी इंटेलिजेंस ने छात्र और उसके कोच को पकड़ लिया। 21 मई को सीडीओ में ट्रेडमैन और फायरमैन का एग्जाम था। अभ्यर्थी नवीन और कोच जोगिंदर को गिरफ्तार किया गया है। 29 मई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी बैठक। प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का बयान। सामाजिक समरसता को बिगाड़ रही है भाजपा के राज में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा है, नरेश उत्तम पटेल का ये कहना है। तो 29 मई को ये बड़ी बैठक बुलाई गई है अखिलेश यादव की तरफ से। प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और निकाय चुनाव में हार समेत आगामी लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ में इस समय सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं। सर, कब होगी ये बैठक जिसमें सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष आए? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो राज्य में जिले हैं यूपी में, उन सभी जिला महानगरों के अध्यक्षों की बैठक 22 मई को बुलाई गई थी, लेकिन कुछ कारण है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ शोक हो गया, उनकी बड़ी माता जी का स्वर्गवास हो गया। इसकी वजह से इस बैठक को 29 तारीख को कर दिया गया है। इसमें सभी जिले के महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आएंगे। उनसे हम लोग सीधी बात करेंगे और जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है वो तो हो चुका, लेकिन आगे आने वाले चुनाव की भी तैयारी के लिए हम लोग संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के बारे में अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से बात करेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के संगठन के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सोशल मीडिया के भी माध्यम से जानकारी आई है कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है। उत्तर प्रदेश के 544 नगर पंचायत हैं, 200 नगर पालिका परिषद हैं, उनमें समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें पाई है और भारतीय जनता पार्टी सबसे कम सीटें पाई है। विपक्ष सबसे ज़्यादा सीटें पाया है और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि हमारा जो जनाधार है वो एकदम जा रहा है और जनता ने इनको सबक सिखाया है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों से वादा खिलाफी करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। इन बातों को लेकर नगरीय निकाय के चुनाव में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के, चाहे वो सभासद का चुनाव हो, चाहे वो अध्यक्ष का चुनाव हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम सीटें मिली हैं और विपक्ष को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। विपक्ष में समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। देखिए, खाता न बही, अब बीजेपी जो कहे वही सही, जो मन माने वो करा दो, जो मन माने बता दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है वो सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में नरेश उत्तम पटेल। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पेट्रोल पंप पर नकाबपोश गुंडों का आतंक देखने को मिला है। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारियों को जमकर पीटा। नकाबपोश गुंडों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। गुंडों का तेल डलवाने को लेकर विवाद हुआ। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के सदबली पेट्रोल पंप की ये घटना बताई जा रही है और ये देखिए पूरी तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप पर नकाबपोश ये बदमाश पहुंचे और पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी को इस दौरान जमकर पीटा। मारपीट की जो पूरी वारदात है पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। हापुड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से नकाबपोश गुंडों का आतंक लगातार इलाके में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि तेल डलवाने को लेकर गुंडों का पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ और उसके बाद देखते देखते इन गुंडों ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया और कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद ये पूरी जो घटना है, पूरा घटनाक्रम है, पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अब इसी के आधार पर इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के सदबली पेट्रोल पंप की यह घटना बताई जा रही है।
और चलिए आगे बढ़ेंगे तो बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में मालदेपुर घाट पर नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 40 लोग नाव पर सवार होकर मुंडन संस्कार के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गंगा में नाव पलटने से हादसा हो गया। मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान बलिया के डीएम रविंद्र कुमार ने जानकारी दी कि नाव हादसे के बाद गंगा में डूबे 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसमें से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं 3 महिलाओं के शव भी बरामद हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप इस वक्त की देख रहे हैं। जब ये हादसा हुआ उसके बाद किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला गया। 40 लोग बताए जा रहे हैं कि नाव में सवार थे, मुंडन संस्कार के लिए गए हुए थे। तभी अचानक से जो नाव थी वो पलट गई। काफी देर तक अफरा तफरी बची रही। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 3 महिलाओं के शव बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से जो प्रशासन था उन्होंने लोगों को बाहर निकाला और अभी भी 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बलिया फेफना क्षेत्र के मालदेपुर घाट पर ये नाव पलटी। और ये पूरे हादसे की देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से ये हादसा होता है। मुंडन संस्कार के लिए लोग गए, तभी अचानक से नाव पलट गई। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं लोगों को बचाने की जद्दोजहद की गई। जो आसपास लोग मौजूद थे वहां पर लोगों को बचाया गया। इसके बाद कुछ शव वहां से बरामद हुए। 3 शव बताया जा रहा है। तीनों महिलाओं के शव हैं जिन्हें बरामद किया गया है। चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं, देखिए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया गया है, लेकिन कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो इन 4 तस्वीरों के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए कैसे यह हादसा होता है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोशिशें की जा रही है कि अभी भी कोई लापता ना हो, उन्हें ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। और डीएम ने एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए इस बात की भी पुष्टि की है कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। जो घायल बताए जा रहे हैं उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और 3 लोगों के जो शव है वो अब तक निकाल लिए गए हैं। प्रथम दृष्टया से ये माना जा रहा है कि नाव में कुछ खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है, या फिर ये भी हो सकता है कि संख्या से अधिक जो लोग हैं इस नाव में सवार थे, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होते ही इस बात की जांच भी की जाएगी कि आखिरकार कैसे यह हादसा हुआ है, या कोई लापरवाही थी या नाव में खराबी थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कई लोग डूबे हैं। अभी जिला अस्पताल में जितने लोग पहुँचे हैं उसमें 4 लोगों को मृत, 3 लोग जिंदा हैं। इनका मैनेजमेंट किया गया। तो 4 लोग कौन है, महिला कितने हैं? और अभी ये चारों के चारों महिलाएं हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। उनको जानने वाले कोई के साथ नहीं है। 4 महिला 9:30 तक 4 बॉडी आई है और 3 जिंदा आए हैं। इन तीनों का इलाज चल रहा है। और अब बात करते हैं गोंडा में निजी स्कूलों की मनमानी की, गरीब छात्रों को शिक्षा का अधिकार देने में कंजूसी की। तो गोंडा में निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई है। यूपी सरकार की कोशिश है कि शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई करने का मौका मिले, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा हासिल हो। इसके लिए शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। लेकिन गोंडा के 751 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने RTE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है। ये स्कूल RTE पोर्टल से गायब दिख रहे हैं। आरोप है कि ऐसे स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन नहीं देना चाहते हैं, जिसके चलते इन स्कूलों ने RTE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है और सरकार की योजना को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि खबर सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन स्कूलों को नोटिस भेजा है, RTE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब तक जिले में 2 चरणों में लॉटरी के जरिए 600 बच्चों का RTE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और RTE क्या है शिक्षा का अधिकार, ये भी हम आपको बता दें। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का मकसद है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे शामिल हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को इसमें फ्री की शिक्षा दी जाती है।
निजी स्कूलों में 25% जो सीटें हैं वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की जाती है। बच्चों के अभिभावक ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अपना उन बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं और जो पढ़ाई की किताबें होती हैं, यूनिफॉर्म होती है, फीस होती है, उसमें रियायत सरकार की तरफ से दी जाती है। यूनिफॉर्म के लिए हर छात्र को 5,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। स्कूलों को सरकार 450 रुपए महीना फीस भी देती है और व्यवस्था के संचालन के लिए RTE यूपी पोर्टल बनाया गया। RTE पोर्टल पर निजी स्कूलों का जुड़ना जरूरी है, जो कि गोंडा में कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब गोंडा के प्राइवेट स्कूलों पर क्या आरोप लगे हैं वो भी आपको बता दें, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि क्या शिक्षा का अधिकार है, क्या क्या नियम इसमें लागू किए गए हैं। अब गोंडा के प्राइवेट स्कूलों पर क्या आरोप लगे हैं। जिले के देखिए 751 निजी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने RTE पोर्टल पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। 751 स्कूल RTE पोर्टल पर अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। गरीब बच्चों को स्कूलों में एडमिशन ये स्कूल नहीं देना चाहते हैं और मोटी फीस लेकर दूसरे बच्चों को एडमिशन देने की कोशिश की जाती है। BSA ने 751 निजी स्कूलों को अब नोटिस जारी किया है। जैसे ही खबर सामने आई, इसके बाद अब इन स्कूलों को नोटिस जारी हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी को स्कूलों का रजिस्ट्रेशन RTE पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी स्कूलों के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना, लेकिन गोंडा के ये कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और उन गरीब बच्चों को एडमिशन भी नहीं दिया है। शिक्षा का अधिकार पोर्टल पर निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन नहीं कराने से अब स्थानीय लोग भी काफी परेशान हैं। समाज सेवी भी इस मामले पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कि 751 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ताकि वो सरकार को किसी भी योजना का बच्चे लाभ न पा सकें। जबकि DIS को या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको चाहिए कि वो इन विद्यालय पर कड़ी कार्रवाई करें, ताकि अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य हों और हमारे देश के जो बच्चे भविष्य हैं उनका जो है भविष्य उज्ज्वल हो सके। इसमें सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और इन विद्यालयों को ताकीद करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं। इनके ऊपर अगर जुर्माना लग सकता हो तो वो करें और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम है और मैं चाहता हूँ सभी शिक्षा में जो स्कूल हैं कि वो अपना वहाँ पर सब रजिस्ट्रेशन कराएं और जो गरीब से गरीब, जो कम भाग्यशाली बच्चे हैं उनको वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कराएं। मैं चाहता हूँ कि सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि एक ध्येय होना चाहिए, उनको पैसा कमाएं, लेकिन जो आजकल के समाज में हैं जो कम शिक्षा जब नहीं पैसा दे पा रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा दे, वो भी आगे बढ़कर के इस देश का नाम रोशन करें। तो देखिए, जिन स्कूलों पर RTE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने से बचने के आरोप लग रहे हैं उनमें सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज भी शामिल है, जिसके प्रिंसिपल का दावा है कि शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जानकारी नहीं मिली है। जबकि जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी का ये कहना है कि जिन स्कूलों ने RTE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नोटिस भेजा गया है और फिर भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उनकी मान्यता खतरे में पड़ सकती है। जो बच्चे आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं और जो शुल्क नहीं दे सकते हैं, फीस देने में इनको असुविधा हो रही है, ऐसे बच्चे पढ़ें, तो जो भी सरकार की और जिला शिक्षा प्रशासन की योजना होगी उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। इस प्रकार की कोई नोटिस अपने को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और अगर जिला प्रशासन के पास इस प्रकार की कोई नोटिस है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमको उपलब्ध कराएं तो अच्छा रहेगा। 700 के आसपास ऐसे विद्यालय हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, तो उसमें विद्यालय की लापरवाही भी है और BO को जो लिस्ट दी गई थी उसमें BO की लापरवाही भी है। उन्हें सूची प्रेषित की गई है ब्लॉक पे कि BO संपर्क करके उसकी मैपिंग कराएं। अगर मैपिंग नहीं कराई जाती या विद्यालय के द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मान्यता प्रत्याहार की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। अब ABP गंगा के कुछ सवाल है जिनका जवाब शिक्षा विभाग के साथ साथ उन स्कूलों को भी देना होगा जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिरकार RTE पोर्टल पर निजी स्कूलों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इससे ये स्कूल क्यों परहेज कर रहे हैं और क्या मोटी फीस वसूलने के लिए RTE पोर्टल से इन स्कूलों ने दूरी बनाई है, ये वो अहम सवाल। सरकार उठा रही है पढ़ाई का खर्च, निजी स्कूलों को कैसा हर्ट। जब सरकार ने पूरा खर्च उठाना है तो निजी स्कूल आखिरकार रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं। RTE पोर्टल से बचने वाले निजी स्कूलों को कब सबक मिलेगा, कब ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई होगी, ये ABP गंगा के कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब शिक्षा विभाग को देना होगा, उन स्कूलों को देना होगा जो कि गरीब बच्चों की शिक्षा के हक पर डाका डाल रहे हैं।
और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, विदेशी फंडिंग वाले 4000 से अधिक मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पिछले साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे अवैध मिले थे। मदरसा बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक चल रही है, जल्द कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि विभागीय मदरसों का जो सर्वे कराया गया था उसमें 12 बिंदु शामिल थे। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु मदरसों की आय का स्रोत क्या है ये भी शामिल था। आपको बता दें कि नेपाल से सटे जिलों में तो इस तरह के मदरसों का पूरा जाल मिला था। इनमें से अधिकतर मदरसा संचालकों ने यह बताया कि उनके मदरसे चंदे और जकात से चल रहे हैं। इनमें 4000 से अधिक मदरसों में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई। मदरसा संचालकों ने यह भी बताया कि उन्हें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद समेत कई महानगरों से फंड मिलता है, लेकिन जांच में पता चला है कि मदरसों में पैसा सऊदी अरब से और अन्य देशों से आता है। खासतौर से दुबई से काफी लोग यहां पैसे भेजते हैं। और चलिए शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, क्या ये पूरा मामला है और अब क्या जानकारी मिल रही है इससे लेकर? और आयुषी, देखिए अगर बात करें मदरसों को लेकर, देखिए एक कई बार मुद्दा उठा और इन मदरसों की जब जांच की गई थी, क्योंकि यही मुद्दा था कि आखिर इन मदरसों की फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो इस फंडिंग को लेकर जब मुद्दा उठा, उसके बाद 2022 में इसको लेकर जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है धर्मपाल सिंह, उन्होंने निर्देश दिए। पूरे मदरसों की जांच हुई, प्रदेश में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे, और उसके बाद में ये सामने आया जो जिनको सरकारी सहायता नहीं मिलती थी, और ये उसमें सामने आया कि 8440 मदरसे जो है वो अवैध रूप से चल रहे हैं। इसके बाद में इसको लेकर ये देखा गया कि मदरसे कहाँ पर है, सबसे ज्यादा कहाँ है। तो ये पता चला कि नेपाल के पास, जो नेपाल बॉर्डर के पास है, वहाँ पे मदरसे हैं, बहराइच में और तमाम ऐसी जगहों पर। तो इसके बाद जब और डिटेल में जानकारी हुई कि किसी तरह की आतंकी गतिविधि या किसी असामाजिक गतिविधि में संलिप्त तो नहीं है यहाँ पर, तो उसके बाद जांच में ये आया है कि बड़ी संख्या में इनमें जो मदरसे हैं उनकी फंडिंग जो है देखिए वो विदेशों से हो रही है। जो मदरसा संचालक थे, जब उनसे पूछा गया तो वो कहने लगे उन्हें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद समेत अन्य महानगरों से फंडिंग मिलती है, लेकिन जब दस्तावेज मांगे तो वो नहीं दे पाए ठीक से। जिसके बाद और डिटेल में गए तो सऊदी अरब, दुबई, इन सब जगहों से फंडिंग मिली, नेपाल, बांग्लादेश से फंडिंग मिली। तो जांच का विषय देखिए ये होगा कि आखिर ये देश जो है, ये विदेशों से जो फंडिंग आ रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये जो मदरसे चल रहे हैं इसके मकसद क्या है। और देखिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें तो उसने भी कई बार मदरसों का भी जब निरीक्षण किया तो कई ऐसी चीजें उन्हें वहां पर मिली, जिसको इन्होंने बाकायदा रिपोर्ट किया शासन को, जो कहीं ना कहीं उनको संदिग्ध लगी है, उसको भी रिपोर्ट किया। तो इन सभी चीजों को आधार बनाकर अब जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है वो आगे कार्रवाई की तैयारी में। इसको लेकर देखिए जो रिपोर्ट आई थी उनको पुलिस से साझा किया गया, जो एजेंसीज है डिफरेंट उनसे साझा किया गया। तो अब इन सब के साथ मिलकर आगे कार्रवाई होगी और 24 मई के बाद देखिए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उसकी वजह कि फिलहाल मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाओं के बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी मदरसों में फंडिंग को लेकर फैक्ट्स मिले हैं उनमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जो एजेंसियां होंगी, अगर कोई संदिग्ध चीज मिली तो एजेंसियां जो है वो अपने स्तर पे इसकी कार्रवाई करेंगी, जितने भी कनेक्शन है। तो इन चीजों के ऊपर देखिए निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई, पहली बार इस तरह की उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं इतनी बड़ी कार्रवाई होगी मदरसों को लेकर। और बस कुछ ही वक्त और बाकी है, जिसके बाद जो मदरसे थे देखिए सर्वे उनका 12 पॉइंट थे जिनके ऊपर सर्वे किया गया था, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही था कि आखिर इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, जो चल रहे हैं इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है। तो इसी के ऊपर अब आगे बढ़ते हुए आगे कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल शैलेश, देखने वाली बात है क्या कार्रवाई होती है इन मदरसों पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।